Class 10 History Chapter 1 Next video 2.2 What did liberal nationalism stand for? मीन्स उदारवादी जो राष्ट्रवाद था उसका क्या मतलब था, उसके क्या मायने थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें. Idea of national unity in early 19th century Europe and were closely aligned to the ideology of the liberalism. The term liberalism derived from the Latin root liber, meaning free, for the new middle class. Liberalism stood for freedom for the individual and equality of all before the law. Politically, it emphasized the concept of the government by constant. यहाँ पर ये बताया जा रहा है, जो नेक्स्ट वीडियो में देख रहे हैं इसमें, कि यूरोप में 19th सेंचुरी के में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार सामने आया, जिसमें उदारवादी यानी लेबरलिज्म का मीन्स लैटिन में से फ्री या मीन्स आज़ाद भी कहा जाता है. नए मध्यम वर्ग जो था, जिसके लिए लेबरलिज्म का मतलब था पूर्ण रूप से आज़ादी, एक मनुष्य की पूरी आज़ादी, उसे अधिकार मिलना चाहिए. फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद और निरंकुश शासक और जो विशेष अधिकार की समाप्ति हो चुकी थी. संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था. 19वीं सदी के में उदारवादी जो थे उनके निजी स्वामित्व को अनिवार्यता पर भी बल दिया गया, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था. हमें याद होगा कि जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति में हमने देखा कि पहला राजनीतिक प्रयोग था, वहाँ मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्ति वाले पुरुषों को ही दिया गया था, जिनके पास कोई संपत्ति नहीं थी, और पुरुषों महिलाओं को उन्हें राजनीतिक अधिकार से वंचित रखा गया था. केवल थोड़े समय के लिए ही जैकोबिन शासन के समय सभी जो वयस्क पुरुष थे उनको मताधिकार का अधिकार प्राप्त था. मगर नेपोलियन की समीक्षा में सीमित अधिकार वापस आई और उसने महिलाओं को आवश्यक दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पत्नियों के अधीन कर दिया. संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी में आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करने लगी. उनका भी यह कहना था कि उन्हें भी समाज में वो अधिकार मिलना चाहिए जो पैसे वाले लोगों को दिया गया है. आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद और बाजार की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के लिए राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण यानी टैक्सेस को खत्म करने के पक्ष में था. 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्ग यानी कि मिडिल क्लास की ये जोरदार मांग थी कि जो भी टैक्सेस लगाए उन्हें हटाया जाए. 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषा इलाकों का उदाहरण हम देखते हैं कि नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना. इसे 39 राज्यों का महासंघ बना. इसमें प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नाप तोल की प्रणाली थी. 1833 में हैम्बर्ग से न्यूयॉर्क जाकर अपना माल बेचने वाले व्यापारी को 11 सीमा शुल्क यानी टैक्स चेक नाकों से होकर गुजरना पड़ता था, और हर जगह उसे टैक्स देना पड़ती थी. हर बार लगभग 5% टैक्स देना पड़ता था. शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन आकार के अनुसार लगाए जाते थे, क्योंकि क्षेत्र की अपनी नाप तोल की व्यवस्था था, इसलिए हिसाब लगाने में समय लगता था. मसलन कपड़े को नापने का पैमाना LA था, जिसकी लंबाई जगह जगह बदलती घटती रहती थी. अगर एक कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता था तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता था. तो मेज़ में 55.1 सेंटीमीटर, न्यूयॉर्क में 65.6, फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर मिलता था, क्योंकि सबकी माप तोल की इकाई अलग अलग थी. नए वाणिज्यिक वर्ग से ऐसी परिस्थिति को आर्थिक विनिमय और विकास के में बाधक माना गया, क्योंकि इसे सही तरीक़े से विकास नहीं हो सकता था जहां वस्तुओं और लोगों की पूंजी का आवागमन बाधा रहित हुआ. 1833 में प्रसा की पहल पर एक शुल्क संघ ज्वेलेराइन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल किए गए. इस संघ ने शुल्क को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी. इससे पहले 30 से ऊपर. इसके अलावा रेलवे के जाल को गतिशील दिया गया, रेलवे के नेटवर्क को बढ़ाया गया, आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया गया. उस समय पनप रही राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने और भी मजबूती प्रदान की. नेक्स्ट हमारा 2.3 ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.